यस। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हो गया था। ये तो यस, दिस वाज द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द जजमेंट एंड इट इज ऑलरेडी हैपेंड। ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, वी डिड इट नाउ। हाँ, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन इज ऑल्सो chronocentrism. That question is also done. Harlold Garfinkel ethnomethodology and MN Srinivas. This is the last question. Last time we did it. Now let us start with new question. I think this question is, ये क्वेश्चन हो चुका। सर नहीं, ये वाला नहीं हुआ सर। अच्छा, हाँ, यहीं से स्टार्ट करना है तो हाँ, तो आप इसको पढ़ें, उसके बाद हम इसके आंसर तब देखते हैं। ऑप्शन ए लग रहा है। ओके, ऑप्शन ए को लगाते हैं। यस, राइट। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट है। और इसमें जैसा कि दिया हुआ है कि ईरावती कार्वे एंड हर कंट्रीब्यूशन, आपको करेक्ट उसमें पहचानना था। पहला स्टेटमेंट, देखिए, ईरावती कार्वे एक सोशोलॉजिस्ट तो थी ही, लेकिन पहली एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थी महिला। ठीक है, भारतीय महिला जिसने एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में काम किया था, जिसने सोशोलॉजी के रूप में काम किया था, जिसका पर्सपेक्टिव जो था, नजरिया जो था, वो भारतीय समाज को अलग रूप से देखने का, किनशिप के फॉर्म से देखा था। उन्होंने नातेदारी व्यवस्था को देखा था। इसीलिए उनकी बुक भी है पहली, जो कि 1953 में आई, आई थिंक आई थी, 1953 में, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ किनशिप सिस्टम अक्रॉस इंडियन रीजन्स। ठीक है, आपको पता ही है कि इन्होंने किनशिप सिस्टम को जानने के लिए भारतीय समाज में और भारतीय अलग अलग राज्यों एवं अलग अलग जगहों पे स्टडी करी थी। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्थ साइड में करी थी। ठीक है, तो एंड आई थिंक नॉर्थ में करी थी, ईस्ट में करी थी और साउथ में करी थी, वेस्ट में नहीं करी थी इन्होंने। ठीक है, तो ये है, और सेंट्रल में करी थी। ठीक है, तो सेंट्रल वाला पार्ट रहा, तो ये चीजें थी। ओके, who among the following Indian sociologist is known for his extensive study on tribal communities and for co-authoring the book Races and Culture of India? तो आपको भारतीय समाज शास्त्री को बताना है जिन्होंने एक्सटेंसिव स्टडी करी थी अनुसूचित जनजाति के ऊपर और अपनी बुक लिखी थी रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। यस, एन के बोस, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए एन के बोस। डाटा नहीं सर, सर सी होना ओके, चाहिए। ओके, डीएन मजुमदार कह रही हैं शिवांगी जी। ओके, और एन के बोस कहा है तान्या ने। तो चलिए पहले एन के बोस लगाते हैं, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, एंड देन डीएन मजुमदार। डीएन मजुमदार इज द राइट आंसर, ओके, not N.K. Bose. D.N. Majumdar was a pioneering Indian sociologist and anthropologist who focused on tribal studies and co-authored Races and Cultures of India. He contributed significantly to understanding of caste and tribe and social change in India. तो डीएन मजुमदार ही थे जिनकी बुक है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, जिसमें ये एक तरीके से अनुसूचित जनजाति के ऊपर और उनसे जुड़ी हुई चीजों के ऊपर जो सामाजिक परिवर्तन भारतीय समाज में दिखता है उसको
दर्शाया था। ठीक है, एनके बोस जो है वो वर्क करते हैं कास्ट के ऊपर, इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर, लेकिन उन्होंने को ऑथर नहीं करी है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, इरावती कार्वे इज नोन फॉर हर वर्क इन किनशिप एंड फैमिली स्ट्रक्चर स्पेशली महाराष्ट्र। ठीक है, जीएस घुरिया कंट्रीब्यूट टू कास्ट एंड रेस स्टडीज बट नॉट द ऑथर ऑफ दिस स्पेसिफिक बुक। ओके, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया इसके को ऑथर थे, तो ऑथर इसका कौन था आप लोग को पता है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया का? जी, जैसे रेसेस एंड कल्चर्स ये तो को ऑथर थे। सर उनका नाम भी एम से ही है, पर मुझे इस टाइम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मतलब मेरे नोट्स में है। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा उसको। सर मैं अभी देख के बताती हूँ, अभी 2 मिनट। ठीक ठीक ठीक। को ऑथर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी किसी के साथ मिल करके लिखी है इन्होंने ये बुक, बी मजूमदार ने। ठीक है, और हो सकता है सर उनका अगर नाम, गूगल में चेक कर रहे हैं तो सिर्फ जेएन मजूमदार ही आ रहा है और कोई आ नहीं रहा सेकंड अच्छा उसमें। टीएन मजूमदार ही आ रहा है, तो पता नहीं इसने को ऑथर पूछा है, हो सकता है कि इसने, लेकिन शिवांगी दीदी बोली इनके नोट्स में लिखी है तो वो देख के बताएंगी। हो सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने भी क्योंकि को ऑथर देखा इसलिए मैंने पूछा, अम, और इसने भी बताया नहीं कि ऑथर इसका कौन है। वही यही होंगे ऑथर, मुझे लग रहा है, हो सकता है ये थोड़ा जो है, या इस नाम से और भी बुक हो सकता सर है हो। हाँ टीएन मदान है, लेकिन उसमें मतलब दूसरी बुक लिखी हुई है, कास्ट एंड हाँ, नहीं यही कम्युनिकेशन इन होंगे। एंड इंडियन विलेज। नहीं नहीं, फिर यही बसाएंगे, टीएन मदान की तो नहीं थी ये हाँ, बुक। तो टीएन मदान की ये बुक नहीं है, और हाँ यही नहीं, मैं इसके, हाँ नहीं सर, जो मैं 2 ऑथर की बात बता रही हूँ वो दूसरी बुक का है। ओके वो रेसेस एंड कल्चर में तो बस मजूमदार ही लिखा हुआ है। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो ये इसी के ऑथर हैं रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के। ठीक है, ओके। कि which of the following statement regarding JP Murdoch's theory of culture and social structure are correct? गुड आफ्टरनून सर। हाँ जैस्मिन, गुड आफ्टरनून। आज पढ़ने ओके, आपकी आवाज कट रही है जैस्मिन। एक काम करिए, आप फिर से ज्वाइन होइए। ठीक है, आपकी आवाज कट के आ रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो आप फिर से सर ज्वाइन इसका हो। फर्स्ट होना चाहिए। ओके, इसका फर्स्ट बताया है शिवांगी जी ने। यस, अभी हिंदी में भी देखना हो तो बताइएगा। ओके, जैस्मीन आपको क्लियर है? ओके, जैस्मीन के साथ थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। सर फर्स्ट यस, ही लग रहा है मुझे भी। ओके, हम एक बार जैस्मीन से भी जो से कनेक्ट हुई हैं, तो सर जैस इसमें ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप बता रही हैं। ओके ओके ठीक है, आइए लगाते हैं, पहले ए को लगाते हैं। ए अगर सही है तो ठीक है, ए ए ही सही है। ओके, ए ही करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है,
तो मर्डॉक का कंसेप्ट ऑफ कल्चर एंड यूनिवर्सल, ठीक है, जैसे हमको ये पता है कि मर्डॉक का जो कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर की थ्योरी है, उसमें ये जो थ्योरी देते हैं वो यूनिवर्सल थ्योरी होती है, कल्चर यूनिवर्सल, जो कि रिफर करती है कि सारी के सारी जो कल्चर हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉमन एलिमेंट को शेयर करते हैं, जिसमें फैमिली आ जाता है, लैंग्वेज आती है, रिलीजन आ जाता है, जबकि वो अलग अलग होते हैं जगह के अनुसार, फिर भी वो एक जैसे होते हैं, एज दे आर डिस्पाइट दे आर डिफरेंट from each other, that religion is different in different country, family is different, language is different, even though there is the common thing or the common element between these cultures, okay, these form of cultures. Murdoch believe that social institutions like the family, religion, and economy are universal but vary in their form and function across different societies. ये भी बिल्कुल सही करेक्ट है, क्योंकि मर्डॉक बिलीव करते थे कि जो सामाजिक संस्थान है, चाहे वो फैमिली हो, रिलीजन हो या इकोनॉमी हो, वो सभी यूनिवर्सल हैं, वो सत्य भी है। हर जगह आपको फैमिली मिलेगी, हर जगह आपको धर्म मिलेगा, हर जगह आपको अर्थव्यवस्था मिलेगी, तो वो एकदम ट्रू है। और उनके फॉर्म और फंक्शन तो डिफरेंट हो सकते हैं, किसी जगह कोई अलग फॉर्म तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, फैमिली भी अलग दिख सकती है, उसके कई अलग फॉर्म्स दिख सकते हैं, इकोनॉमी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इज यूनिवर्सल वेयर एवर यू गो, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट कल्चर इज प्राइमली शेप्ड बाई इंडिविजुअल बिहेवियर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस rather than कलेक्टिव सोशल स्ट्रक्चर। जब ऊपर के अगर दो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े जाएं तो तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा आप समझ सकते हैं क्यों गलत है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यूनिवर्सल कल्चर की बात कर रहे हैं, और जब कोई इंसान बोल रहा है कि कल्चर यूनिवर्सल है, हर जगह पाया जाता है, इंस्टीट्यूशंस भी कुछ यूनिवर्सल हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, तो फिर वो इंडिविजुअल वाली बात नहीं करेगा, कलेक्टिव सोशल स्ट्रक्चर की ही बात करेगा। तो थर्ड वाला इसलिए गलत हो जाता है। मर्डॉक वर्क ऑन एथनोग्राफी was pivotal in providing a comparative framework for analyzing human society। देखिए इन्होंने फैमिलीज को लेकर के कंपैरिजन किया था, अलग अलग फैमिलीज के अकॉर्डिंग बताया था कि कौन सी फैमिली में किस तरह का कल्चर परफॉर्म होता है, किस तरह की फैमिलीज होती हैं अलग अलग रीजन्स में, और इनका वर्क जो है एथनोग्राफी था, ठीक है, वही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करके वहां जा करके समझ करके। सो इट्स वॉज अ वेरी good theory and very good observation according to Murdoch. Last one is wrong. Why? According to Murdoch, the family unit is only a modern construct, does not exist in traditional और नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज। ये तो पूर्ण रूप से गलत हो जाता है, ठीक है, तो सी और डी अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न कंस्ट्रक्ट नहीं है फैमिली, इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड एंड वेरी वेरी ट्रेडिशनल एंड नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज existed there. Okay, yes. Which of the following best describe the concept of parochialization? आपने पढ़ा होगा, ये मैकमेरियट का कंसेप्ट है parochialization। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बताया है। जी, पैरोकेलाइजेशन। एक मिनट, मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूं, मैं दूसरे डिवाइस से भी ज्वाइन करता हूं। हाँ, मुझे ऑप्शन डी लग रहा है। कि ऑप्शन मुझे डी लग रहा है ए लग रहा है। कौन सा लग रहा है आपको? सर मुझे ए लग रहा है। कि ए लग रहा है। ओके, डिफरेंट ऑप्शंस आए हैं। तो पहला ऑप्शन हम वही लगाते हैं जो जैस्मीन ने सिलेक्ट किया था, दैट इज सेकंड बी। बी इज नॉट राइट जैस्मीन, एंड नेक्स्ट वाज सिलेक्टेड बाय दी तान्या। सर फिर ए होगा।
ओके, तो डी भी करेक्ट नहीं है तान्या, एंड ए विच वॉज सेलेक्टेड बाय द शिवांगी जी, तो वो करेक्ट है। तो ए करेक्ट है, यानी पहला और दूसरा ही करेक्ट है। अब पैरोकेलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन, ये कंसेप्ट आपको पता है कि दिए थे मैकम मेरियट ने। अब इसमें पैरोकेलाइजेशन पूछा था और उसको आपको देखना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पैरोकेलाइजेशन का मतलब क्या हो सकता है? जैसे नैरोइंग ऑफ आउटलुक टू लोकल और रीजनल इंटरेस्ट refers to social process where people or communities focus primarily on local, often limited issues and interest without considering broader or the global concern. It led to a more isolated or provincial perspective. इसको लेकर के हमने एक बहुत पहले अपने चैनल पे एक इमेज भी शेयर करी थी, बहुत अच्छी वो इमेज थी, जिसके थ्रू ये क्लियर हो जाता है। जैसे पैरोकेलाइजेशन यहाँ पे दिया ही हुआ है कि एक लोकल और रीजनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कि जो लोग होते हैं या जो भी समुदाय होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, फोकस करती है प्राइमरली लोकल चीजों के ऊपर, लिमिटेड होता है उनका, एक सीमित दायरा होता है, और जो भी इश्यूज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो उसी सीमित दायरे पे, उसी लोकल एरियाज में कंसीडर किए जाते हैं। उनका कोई ब्रॉडर या ग्लोबल कंसर्न नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन है अपने आप गलत हो जाता है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वो आइसोलेट रहता है और अपने एक जगह पे जो है बनता है, वो नजरिया भी वही उसी के अनुसार बनता है, उनका प्रोविंशियल पर्सपेक्टिव बनता है, उनका आइसोलेट रहता है बहुत ज्यादा। तो पैरोकेलाइजेशन इससे जो है आप समझ सकते हैं। वो इमेज में 1 मिनट आपको दिखाता हूं, जो इमेज मैंने सेंड करी थी, उससे हम ये दोनों कंसेप्ट को अभी ही क्लियर कर लेते हैं एक बार। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक मिनट रुकिए, क्योंकि काफी समय बीत गया उस फोटोग्राफ को डाले हुए, तो वो जल्दी तो मिलेगी नहीं, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, मिल गई, तो मैं दिखाता हूँ आपको।
तो आप लोग को इमेज दिख रही है? यस सर। हाँ, तो यस, तो देखिए ऐसा है कि एक मिनट। हाँ, तो जैसे आप देखते ही हैं मैकमेरियट का ग्रेट और हाउ डज ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस ईच अदर, और फील्ड वर्क इनका किशानगढ़ी विलेज उत्तर प्रदेश में था, सब्जेक्ट मैटर फेस्टिवल रिचुअल राइट्स द विलेज था। यहाँ पे ये जो चार्ट बना हुआ है उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो पैरोकेलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ग्रेट जो ट्रेडिशन होता है, ठीक है, वो इधर से आप देखिए सिंबल दिया हुआ है, पैरोकोलाइजेशन नीचे की ओर दिया हुआ है लिटिल ट्रेडिशन, और यूनिवर्सलाइजेशन ऊपर की ओर सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर मतलब जा रहा है यूनिवर्सलाइजेशन ग्रेट ट्रेडिशन की ओर, ठीक है। यानी कि पैरोकेलाइजेशन जो चीज है वो एक सीमित यानी लिटिल ट्रेडिशन तक सीमित है, ठीक है। और मैकमेरियट ने यही स्टडी किया था कि ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन क्या चीज है, उसको पैरोकेलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन से बताया था। यानी वो ट्रेडिशन जो हर जगह फॉलो होता है या यूनिवर्सलाइज्ड है, उस ट्रेडिशन को आप जो है ग्रेट ट्रेडिशन या यूनिवर्सलाइजेशन से कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने इसको यहां पे जो इमेज दिखा रही है कि गॉडेस लक्ष्मी की पूजा मोस्टली जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, बड़े बड़े बॉर्जुआ होते हैं, वो सब करते हैं। बट जो जैसे ऐसे गॉडेस की पूजा जो रिलेटेड है ट्रिबल कम्युनिटी से या मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जा रहे हैं, तो वो जो है लिटिल ट्रेडिशन के लोग या मतलब डिप्रेस्ड क्लास के लोग करते हैं, ठीक है। तो पैरोकेलाइजेशन यानी लिटिल ट्रेडिशन और यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि ग्रेट ट्रेडिशन। अब हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं अपने, ठीक है। ये इमेज मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा तो आप लोग उसको आप सेव कर लीजिएगा। ओके, हाँ, तो ये था क्वेश्चन, और क्वेश्चन में यही चीज दी हुई थी कि पैरोकेलाइजेशन क्या चीज है। तो पैरोकेलाइजेशन एक तरीके से लिटिल ट्रेडिशन को डिस्क्राइब करता है, लोकल ट्रेडिशन को डिस्क्राइब करता है, लोकल के इंटरेस्ट को डिस्क्राइब करता है। तो इस लहजे से पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ द डाइवर्स कल्चरल एलिमेंट, तो इंटीग्रेट करता है अलग अलग कल्चर के एलिमेंट को, जैसे कि describe process like globalization, culture hybridization, where different culture elements come together blend, which is the opposite of जो है पैरोकुलाइजेशन, ठीक है। तो इसको इन्होंने सही कैसे कर दिया है? चलिए, मुझे लग रहा है इन्होंने गलत किया है, ये सेकंड वाला भी गलत होना चाहिए। सर मतलब अगर ये ये जो गलत है। फोर्थ ऑप्शन दिया है कि स्प्रेड ऑफ आइडियाज अक्रॉस बाउंड्रीज और यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन होता तो फिर वो फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही होता। हाँ सही होता वो हाँ, तो वो फिर। सही होता, लेकिन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये अभी मैंने पढ़ा और इन्होंने लिखा भी है और फिर इसको सही बता रहे हैं। ये सीधे सीधे लिखा है विच इज अपोजिट ऑफ प्रेलोकेलाइजेशन, और फिर उसको करेक्ट बता रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स कल्चरल एलिमेंट को। डाइवर्स कल्चरल एलिमेंट लेगा ही नहीं, क्योंकि जो जनजातियां होती हैं वो अपने ही कल्चर को एक सीमित आइसोलेट रखती हैं, तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन तो आएगा ही नहीं, तो उल्टा हो गया बात, यूनिवर्सलाइजेशन वाली बात हो गई वो। ये गलत है, ये सेकंड वाला मतलब गलत है स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन, ठीक है।
इसको देख लीजिएगा आप लोग। सर जैसे वो होता है, जैसे प्री वेडिंग शूट होता है, वो हाँ बड़ी मतलब बड़ी सोसाइटीज में ही होता है, हाँ लेकिन आज हम देखें कि विलेजेस वगैरह में भी ये मतलब ट्रेंड बन चुका है, तो ये एक तरह से इंटीग्रेशन ही तो होगा मतलब कल्चर का। हाँ होगा तो जैसे कल्चर, लेकिन ये अपोजिट है पेरोकेलाइजेशन के। मतलब जिस हिसाब से पेरोकेलाइजेशन है, जो उसका बताता है कि एक सीमित और लिटिल ट्रेडिशन होता है उसका, फिर वो रहेगा नहीं। हालांकि ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर हो सकता है, उसी कारणवश इसने इसको करेक्ट बता रहे हैं ये, बट इट इज अपोजिट ऑफ पेरोकेलाइजेशन बिकॉज इफ सर तो कल्चर। फिर इसके हिसाब से तो ऑप्शन वन ही इनको देना चाहिए था, सही है, हाँ क्योंकि ये ऑप्शन, तीनों तो फिर ये यूनिवर्सलाइजेशन की बात हाँ कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि मान लीजिए अगर गांव में भी जैसे शादी है और प्री वेडिंग शूट, वहां पे भी वो लोग मतलब अब कल्चर को अपना रहे हैं, मॉडर्न कल्चर को, रूरल सोसाइटी के लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो फिर डिफरेंट कंसेप्ट हो जाएगा, वो पेरोकेलाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। पेरोकेलाइजेशन का पार्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि पेरोकेलाइजेशन सिर्फ लिटिल ट्रेडिशन की बात, और जो कि ऊपर कह ही रहा है कि नैरोइंग होती है आउटलुक, लोकल और रीजनल इंटरेस्ट जो है एक सीमित उसमें रहता है, लिमिटेड रहता है। ठीक है, इश्यू और इंटरेस्ट उनका लिमिटेड रहता है, ब्रॉडर या ग्लोबल कंसर्न उनका नहीं होता है, और मोर आइसोलेट रहते हैं वो, प्रोविंशियल पर्सपेक्टिव पे चलते हैं, अपने जो रीजनल पर्सपेक्टिव है, जो उनकी प्रोविंस है, जो क्षेत्र है, उसके अनुसार जो भी नजरिया है उसके अनुसार वो अपने कल्चर्स को परफॉर्म करते हैं। तो उस हिसाब से तो ये गलत हो जाना चाहिए सेकंड वाला, क्योंकि डाइवर्स कल्चर एलिमेंट अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर और फिर वो अकल्चरेशन, कल्चर हाइब्रिडाइजेशन, वो काफी चीजें, और फिर उसमें ग्लोबलाइजेशन का पार्ट तो आ ही गया अपने आप। हम्म। खैर इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, ठीक है, कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। वैसे तो मुझे ये सेकंड ऑप्शन नहीं करेक्ट लग रहा है, और जबकि इन्होंने खुद ही लिखा है विच इज अपोजिट ऑफ पेरोक्लाइजेशन। ठीक है, तो अपोजिट है जब ये पेरोक्लाइजेशन के, तो कैसे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी समय इस क्वेश्चन ने ले लिया, लेकिन चलिए थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर होता है, कुछ चीजें पता भी चलती हैं, और इसको पढ़िएगा भी, मैकम मेरियट के ये कंसेप्ट को, हो सकता है कि और कुछ दिया हो, मैं भी देखिए पढ़ूंगा। ठीक, हाँ तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये हमेशा पूछ ही लिया जाता है हर एग्जाम में। और हर बार अलग वो रहता है इसमें कुछ ना कुछ, जैसे इसमें भी इन लोगों ने अलग कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर और मुझे कौन सा ऑप्शन बोला आपने? सी सी। ओके सी। ओके, और हाँ और लोग भी आंसर दें तो हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सर मुझे ऑप्शन ए लग रहा है। ओके, हाँ, तो जैस्मीन आपने ऑप्शन ए चूज किया है और तान्या ने सी चूज किया है एंड शिवांगी जी आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया? यस, यस बताएं तो हम आगे बढ़ें क्वेश्चन के आंसर को मार्क करके। सर आप आगे पढ़ लीजिए, मैंने अभी पढ़ा क्वेश्चन, ओके ओके कुछ काम करने लग गई थी। ओके ओके, चलिए तो इसके आंसर को पहले मार्क करते हैं। तो सी चूज किया था, सी इज नॉट राइट, ठीक है। फिर ए चूज किया था, ए भी सही नहीं है इसका, ठीक है। फिर सर डी फिर होगा। तो डी होगा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें जो पायलट टेस्टिंग वाला कंसेप्ट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे पायलट टेस्टिंग एक तरीके से आप ऐसा समझ दो कि अ, पहले से ही थोड़ा से इंश्योर कर लेना और मतलब क्वेश्चन फ्रेम करना, फिर उसके बाद थोड़ा से एक टेस्टिंग कर लेना जनरल सी कि हाँ जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें कितनी क्लैरिटी है, कितना रिलायबल है क्वेश्चन, कितना मतलब अच्छा है क्वेश्चन। तो सिमुलेशन का एक कंसेप्ट आप मान के चलें कि मतलब पहले से ही टेस्ट कर लेना, ठीक है। पायलट टेस्टिंग उसी को कहते हैं, ठीक है। इंश्योर कर लेना कि कितनी क्लैरिटी है, कितनी रिलायबिलिटी है आपके क्वेश्चंस में, जो आपने क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट करना क्वेश्चंस को रिस्पोंडेंट की ओर, रिस्पोंडेंट को देना, टेस्ट करना, फिर एक्चुअल डाटा कलेक्ट करना, फिर डाटा को एनालाइज करना। रिगार्डिंग द टाइप ऑफ मुस्लिम मैरिज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मुस्लिम मैरिज दी हुई है, उसमें से कौन सी मुस्लिम मैरिज का स्टेटमेंट करेक्ट है आप बताएं। निकाह मूटा और निकाह मिस्यार दिया हुआ है। सर ए लग रहा है मुझे तो। हम्म, ओके, तान्या ने ए ऑप्शन चूज कर लिया है। जैस्मीन एंड शिवांगी जी आप लोग भी चूज करें, और अगर हिंदी में देखना हो तो आप बताएंगे तो मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा। यस सर ये कीजिए। ए, ओके, ए जैस्मीन ने भी चूज किया है। शिवांगी जी आपको भी ए लग रहा है? बी लग रहा है मुझे। ओके, शिवांगी जी को बी बी, ऑप्शन लग रहा इसमें है। सेकंड ऑप्शन में एक तो लिखा है टेम्पररी मैरिज और फिर हम्म अदर साइड लिखा है फिक्स्ड ड्यूरेशन। तो हम्म उसमें मुझे थोड़ा सा गलत सा लग रहा है, मतलब सही भी हो सकता हम्म है, मैं गलत हो सकती हम्म। आइए पहले ए को लगाते हैं, फिर अगर नहीं सही होगा तो शिवांगी जी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ए तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। शिवांगी जी ने ऑप्शन सही चूज किया था, ठीक है। Muta is needed a temporary marriage, but it is recognized primarily by a Shia Muslim, not Sunni. इसको शिया मुस्लिम्स करते हैं, सुन्नी ज्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं। सुन्नी जो है वो जुरिस्प्रूडेंस में चलते हैं, मतलब जुरिडिक्शन होता है अकॉर्डिंग टू जो सरिया लॉ होता है उसके अनुसार जनरली डज नॉट परमिट मूटा मैरिज। सुन्नी के अंदर जो है मूटा मैरिज को परमिट नहीं दिया जाता है कि मूता जो शादी होती है उसको परमिशन वहां नहीं है, बल्कि ये परफॉर्म करते हैं ज्यादातर शिया मुस्लिम्स, ठीक है। बाकी चीजें सही हैं। देखिए मूता जो मैरिज है उसके ऊपर अभी बीबीसी की एक रिपोर्टर थी, उन्होंने पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करी थी, जो कि वहाँ की इन्वेस्टिगेशन थी, ईरान की ही इन्वेस्टिगेशन थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिया मुस्लिम से इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है, जो शिया मुस्लिम्स होते हैं वो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे मुस्लिम में
कि मुस्लिम में जो शिया होते हैं वो अपर कास्ट होते हैं और जो सुन्नी होते हैं वो लोअर कास्ट होते हैं। सुन्नी की पॉपुलेशन ज्यादा है, शिया की कम है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और सुन्नी में ये ज्यादा नहीं प्रचलित है, शिया में ज्यादा प्रचलित है। ये टेम्पररी ही मैरिज होती है। और टेम्पररी मैरिज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि फिक्स ड्यूरेशन के लिए होती है। 1 महीने के लिए भी कोई शादी कर सकता है, 1 महीने बाद तलाक दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह का है इसमें प्रावधान। बाकी निकाह मिसियार आपने पढ़ा, ठीक है। वो गल्फ में कंट्रीज में ज्यादा ये सारी परफॉर्म होती है, यहाँ पे भी है बट अलग अलग मतलब रीजन वाइज। ओके, which of the following scholar is most commonly associated with the development and the use of the triangulation method in social research? ए है ऑप्शन। ए होगा। ओके, नॉर्मन के डेंजिन। बहुत कॉन्फिडेंस आप लोग हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर ए ही है एंड राइट। नॉर्मन के डेंजिन, वन हु पॉपुलराइज्ड द, इन्होंने ही पॉपुलर किया था ट्रायंगुलेशन के कंसेप्ट को, ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, regarding new religious movement in sociology, which of the following statement are correct? काफी समय के बाद इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला इस मॉक टेस्ट में। न्यू रिलीजियस मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ नहीं रहा था, जो कि यूनिट 10 का पार्ट है। यूनिट 10 तो मतलब खत्म हो गई है। सर मुझे तो ए ऑप्शन लग रहा है। ओके, ये ऑप्शन लग रहा है, न्यू रिलीजियस मूवमेंट ऑफ एन इमर्ज एज। हिंदी में देख सकते हैं अगर कुछ डाउट हो रहा हो इंग्लिश में। यस जैस्मीन, आपको समझ में आ रहा है? ओके, आई थिंक जैस्मीन भी शायद कहीं चली गई हैं, तो हम इसको पहले ही ऑप्शन को लगाते हैं, टिक करते हैं, फिर हम देखते हैं सही है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट, सॉरी, पहला ऑप्शन तो नहीं सही है सर फिर लास्ट होगा, ऑप्शन डी होगा। कि तीनों स्टेटमेंट सही सर ऑप्शन बी मुझे लग रहा है इसमें। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको लग रहा है? ओके, ऑप्शन बी ही सही है। आइए देखते हैं इसको। काफी मतलब टाइम के बाद ये क्वेश्चन एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ। न्यू रिलीजियस मूवमेंट एक तो इमर्ज तो करते हैं डेफिनेटली मॉडर्निटी में, क्योंकि नए हैं तो मॉडर्न सोसाइटी में ही आए होंगे, तो रिस्पॉन्स करेंगे मॉडर्निटी को। एक नया फ्रेमवर्क है, स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क, मतलब नए तरीके से स्पिरिचुअलिटी को दिखाना और एक ट्रेडिशनल जो रिलीजन था उसके नए फॉर्म को दिखाना। ठीक है, पहला चीज तो सही हो जाती है। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्यों नहीं करेक्ट है? NRMs आर ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड कल्ट विद नो लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। देखिए, कल्ट जो भी हुए हैं अभी तक, जैसे ओशो हो गए, इस्कॉन हो गए, और भी, जैसे इस समय तो सदगुरु वासुदेव का मिस्टिक, तो बहुत सारे ऐसे अभी भी चल रहे हैं और मतलब अभी भी उनका प्रचलन चल रहा है। अभी जैसे शिवरात्रि थी, उस दिन जग्गी वासुदेव सदगुरु जो हैं उनका बहुत बड़ा आयोजन होता है मैसूर कर्नाटका में, तो ईसा फाउंडेशन के थ्रू। तो उनका अपना एक अलग फॉर्म ऑफ है
शिवरात्रि का, वो रात भर जागने की बात करते हैं, रात भर जागरण करने की बात करते हैं। It's a cult thought. It's a new religious form of movement, and it's a new way of thinking that how Shiva perform, how Shiva marriage done, and why we whole night do the chanting, do the शिव स्तोत्र। ओके, सो ये सारी चीजें वो कहते हैं। इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है कि शॉर्ट लिव्ड कल्ट होते हैं, ऐसा तो नहीं है, और लास्ट कोई इंपैक्ट नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। मतलब इस्कॉन फाउंडेशन का तो इतना बड़ा इंपैक्ट है, आपको बताएं कि फॉरेनर्स बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आईआईटियंस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बिलेनियर्स जुड़े हुए हैं इस्कॉन से, और कई जगह सेंटर्स हैं, आपको पता ही है। फिर ओशो के जो थॉट प्रोसेस है उससे भी कई लोग जुड़े हुए हैं, एज वेल एज इफ वी लुक इट आउट कि मतलब इनको स्वामी विवेकानंद की थॉट को देखें, वेदांत के थॉट को देखें, तो उनसे भी काफी लोग प्रभावित हैं, और काफी लोगों ने अलग अलग लेवल पे उनको भी प्रचलित किया है, मोस्टली फॉरेनर्स आल्सो। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, तथागत नंदा की थी, वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर है, वो बहुत ही अच्छी बुक है, फियर नॉट बी स्ट्रांग करके है। और आपको बताऊं कि उसको एक फॉरेनर मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, उन्होंने ही लिखा है। उन्होंने बाद में उनका नाम स्वामी तथागत नंदा पड़ गया था। तो बहुत ही अच्छी बुक है, उसने मेरी लाइफ में बहुत मतलब एक चेंज लाया था। स्वामी विवेकानंद के ऊपर है, उनके थॉट्स के ऊपर है, और आप अगर उस बुक को पढ़ते हैं जैसे, तो मतलब एक अलग ही थिंकिंग है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, और तो इस वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट तो नहीं होगा, मतलब सॉरी करेक्ट तो नहीं होगा, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये है। हाँ, लास्ट वाला है, सम एनआरएम्स इवेंचुअली बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड एक्सेप्टेड एज मेन स्ट्रीम रिलीजन्स ओवर टाइम। कुछ जो है एनआरएम्स जो होते हैं वो इवेंचुअली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिए जाते हैं और मेन स्ट्रीम रिलीजन में ओवर टाइम हो जाए। जैसे इस्कॉन को आप देख लें, इस्कॉन एक बहुत बड़ा मेन स्ट्रीम रिलीजन का पार्ट हो गया है। चाहे ब्रह्मा कुमारीज को आप देख लें, ब्रह्मा कुमारीज भी उसी फॉर्म में है। जैसे ब्रह्मा कुमारीज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे वो उसको मतलब रोते नहीं है, उसमें वो उसको अच्छा मानते हैं कि उनको मुक्ति प्रदान हो गई, सैल्वेशन हो गया उनका, और उसको वो बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नया थॉट प्रोसेस है। तो वो भी मेन स्ट्रीम रिलीजन में है इस समय, ब्रह्मा कुमारी बड़े बड़े संस्थान और बड़े बड़े। अभी आपको बता दें कि ये जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी ब्रह्मा कुमारीज ही हैं। ये पहले जुड़ी हुई थी संस्थान से, इस समय भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे करके है, मतलब चीजें जो बहुत बड़े हाइयर इम्पैक्ट उनका होता है, ठीक है। हाँ, ये सिटीज दे रखी हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादा चांसेस है आने के। सर ऑप्शन बी होगा इसमें। ओके, ऑप्शन डी लगाया है। यस सर, ऑप्शन डी होगा। सर बी, ऑप्शन बी। अच्छा, आपने बी बोला है, ओके, और तान्या ने डी चूज किया है, ओके। ओके, ठीक है, तो पहले हम बी को लगाते हैं। बी ही सही है, ठीक है तान्या। तो सोशलॉजिकल सिटी जो है, a relative large dense and permanent settlement of the socially heterogeneous individuals, ठीक है। सोशलॉजिकल सिटी जो कि लुइस वर्थ डिफाइंड करते हैं कि पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, और हेट्रोजेनिटी होती है, होमोजेनिटी नहीं होती है, एक जैसा नहीं होता है बल्कि भिन्नता होती है उसमें। और ज्योग्राफिकल सिटी क्या होती है, वो बिल्ट अप
एरिया एक्सटेंडेड बियॉन्ड द लीगल लिमिट से बाहर जाकर के जो बिल्टअप होता है एरिया, वो जोग्राफिकल सिटी होती है। लीगल सिटी इज अ सिटी डिफाइंड बाय लॉ विद म्युनिसिपल गवर्नेंस एंड स्टेट कंट्रोल। देखिए लीगल सिटी से आपको थोड़ा से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हालांकि दो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, बी और डी, उसमें कंफ्यूजन हुआ है, कोई बात नहीं। ये जो हाँ लीगल सिटी होती है, ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें म्युनिसिपल गवर्नेंस और स्टेट का कंट्रोलेंस आएगा। और प्राइमेट सिटी इज अ डोमिनेंट सिटी इन अ कंट्री दैट इज डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज एंड सेंट्रलाइज पावर एंड कल्चर। तो ऐसी सिटी जहां पे प्राइमेट हो, मतलब कि एक तरीके से डोमिनेंसी हो अपनी खुद की, और पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो, ठीक है, और लार्ज भी होती है, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेटली, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आपने समझा, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये आप देख लें, पढ़ लें इसको। हिंदी में पढ़ना होगा तो बताइए, पहले इंग्लिश में पढ़ लें। सर इसमें ऑप्शन सही लग रहा है। हम्म यस सर, ऑप्शन सी होगा। ओके, राइट, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस नहीं है इसमें, ठीक है, कंटेंट एनालिसिस फॉल्स होगा क्योंकि वो एनालाइज करता है रिटन और विजुअल मटेरियल्स को, जैसे कि मीडिया डॉक्यूमेंट हो गया, जो कि यहाँ पे मेंशनड नहीं किया गया है। यहाँ पे तो यही मेंशन किया गया था कि एक सोशलॉजिस्ट है, वो जाकर के स्टडी कर रहा है स्ट्रीट वेंडर्स की, ठीक है, जो इनफॉर्मल स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो मतलब लगाते हैं रोड्स के किनारे पे, ठीक है, ठेले लगाते हैं उनके मेट्रोपॉलिटन सिटी में, उनको स्टडी कर रहा है, उनसे इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है, सेवरल वीक्स वहां पे स्पेंड करता है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेता है उनके, ठीक है, उनकी डेली चैलेंजेस को देखता है, कंडक्ट करता है, इन डेप्थ केस स्टडी करता है। तो केस स्टडी भी वर्ड आ गया इसमें, और फिर इंटरव्यू आ गया, ठीक है, दो वर्ड तो इसमें ही पता चल गए थे, फिर ऑब्जर्वेशन तो है ही, ठीक। हाँ, क्रोनोलॉजी से लगाना है इसको। ए लग रहा है मुझे तो। हम्म देख लीजिए, क्रोनोलॉजी से लगाना है, पब्लिकेशंस को मेजर वर्क है उनके थिंकर्स के। सर मुझे इसमें डी लग रहा है। बी बोला या आपने डी बोला? डी, डी, ऑप्शन डी। ओके ओके। तो सबसे पहले ए लगाते हैं, ए इज नॉट करेक्ट, ओके। ऑप्शन डी लगाते हैं, ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। अब आपके पास बी और सी ऑप्शन में से चूज करने को है। रैंडम क्वेश्चन करने की वजह से आपकी बुद्धि भी बहुत मजबूत हो रही है धीरे सी होना चाहिए फिर तो। धीरे। बी, सी सी। ओके, सी, सी इज ऑल्सो नॉट राइट, दैट मीन्स बी इज राइट। देखिए, एक चीज तो आपको थोड़ा से जैसे थोड़ा से मतलब इसमें वो आप सोशोलॉजिकल स्टडी लगाते तो शायद आंसर तक पहुंच सकते थे। जैकब्स डरीडा, ठीक है, जैकब्स डरीडा डेफिनेटली बहुत ओल्ड है, ठीक है, और जैकब्स डरीडा तो कार्ल मार्क्स के समय के, ठीक है, और उस समय तो दिस वर्क मार्क्ड द बिगिनिंग
ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थॉट। तो उन्होंने, जैसे कि कार्ल मार्क्स की डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थॉट के लिए जाने जाते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जाने जाते हैं, तो वो मार्क्ड किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें चीज एक देखने वाली थी, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया, जीन बॉर्डिलार्ड जो है सबसे मॉडर्न थिंकर थे। सिमुलेशन और सिमुलक्रा जो इनका कंसेप्ट है, वो मतलब एक ऐसा कंसेप्ट था जिसके ऊपर पूरी मूवी भी बनी है, मैट्रिक्स हो गई और बहुत सारी चीज। तो जीन बॉर्डिलार्ड जैसे मतलब थिंकर तो सबसे लास्ट में ही होंगे, तो यानी ए और सी तो नहीं होने वाला था, बी और डी में ही से एक होने वाला था, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट ये जो नए थिंकर, इनके बारे में हो सकता है ना भी पता हो, गिलिस डिल्यूजेस, जिन्होंने डिफरेंसेस एंड रिपीटेशन 1968 में एक क्रिटिकल वर्क लिखा है, ट्रेडिशनल मेटाफिजिकल अप्रोचेस। तो सबसे पहले आए हैं जैकस ड्रीडा, जिनकी एक काम है ग्रामोटोलॉजी, ठीक है, जिसमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थॉट को ये बताते हैं। ये क्रिटिकल थिंकर है, तो इनकी थिंकिंग को आपको थोड़ा से पढ़ करके समझना पड़ेगा, ठीक है, जैकस ड्रीडा के। हाँ, ये भी मैचिंग है। ये वाला पेपर थोड़ा अच्छा था, ये मतलब जो इसका मॉक था, इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिले। सर शायद ऑप्शन बी। ये सब भी मुझे भी लगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज राइट, वेरी गुड। एक्ली मॉम्बे, ये नेक्रोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आई होप आप थोड़ा से पता, ये पहले के शायद किसी इसी मॉक टेस्ट में ही आए थे एक बार। और अर्जन अप्पा दुराई, ये भी आ चुके हैं पहले। यस, अप्पादुराई ने आंसर दिया। ओके, अर्जुन अप्पादुराई को जानती थी जैस्मीन। द फ्यूचर ऑफ कल्चरल फैक्ट, फ्यूचर एज अ कल्चरल फैक्ट, ये इनका कंसेप्ट है अर्जुन अप्पादुराई का, जिसमें ये ग्लोबलाइजेशन, कल्चर और इमिग्रेशन वाले के, इन सभी के रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, शेपिंग किस तरीके से वो फ्यूचर को बना रहा है। फिर सारा अहमद का वर्क है इमोशन और देयर सर्कुलेशन इन सोसाइटी, अ कोर आइडिया इन इफेक्टिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड कॉर्नेल क्रिटिक यूरोसेंट्रिक थ्योरी दी है रॉनी कॉर्नेल ने, तो जो कि प्रमोट करता है नॉलेज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ से, ठीक है। तो ये है, बहुत सारी थिंकर्स हैं मतलब सोशियोलॉजी में, उसकी कोई कमी ही नहीं है। तो ये आप पढ़ें पहले और उसके बाद आंसर करते हैं इसका। तो इसके बाद हम फिर इसको वाइंड अप भी करेंगे सेशन को। मैरिज, फैमिली, किनशिप को आपको सेंटर पॉइंट में रख करके सोचना है, ठीक है। आपकी पूरी निचोड़ मतलब कह सकते हैं ये मॉक टेस्ट में है, हर तरह से। सर एक बार हिंदी दिखा दीजिए। मैं हिंदी ओके दिखा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफी सारे थिंकर्स को इसने एक कंसेप्ट से मतलब जो, सर ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी आपने चूज किया है। सर ऑप्शन सी मुझे भी लग रहा है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ओके आइए लगाते हैं इसको, एंड दैट इज राइट, ठीक है, वेरी गुड। ब्रॉनिस्लाव एल्वेस्की जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप की हम बात कर रहे हैं, और ये जो संस्थाएं हैं मतलब सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि अभी हमने देखा ही था
मर्डॉक ने कहा था ये यूनिवर्सल होते हैं, और इसको लेकर के अलग अलग थिंकर की अपनी अलग अलग राय है। मेलेनोवास्की जो है वो इसको यूनिवर्सैलिटी के उस पे तर्ज पे रखते हैं। वही थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो मर्डॉक से थिंकिंग मिलती है कि हर जगह है ये चीज, पहली चीज तो ठीक है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली एज अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी, ठीक है, एम्फेसाइज्ड करते हैं कि यूनिवर्सैलिटी है न्यूक्लियर फैमिली की, क्योंकि बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपने पढ़ाई है इनको, बायोलॉजिकल और सोशल नीड की ये बात करते हैं, तो वो इसको बताते हैं हर जगह होती है, यूनिवर्सल है, हर जगह होती है, और कल्चर है हर जगह, तो हर जगह ये नीड भी है, रिप्रोडक्शन की नीड है, चाइल्ड की नीड है, ठीक है। तो वो सारी चीजें से ये दर्शाते हैं। इरावती कार्य भारतीय समाज को समझने के लिए नातेदारी व्यवस्था का प्रयोग करती हैं, एथनोग्राफिक स्टडी का प्रयोग करती हैं, क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ती हैं, महाभारत को पढ़ती हैं। युगांता में उन्होंने बताया भी, महाभारत रामायण उन सभी टेक्स्ट का उन्होंने अध्ययन किया था। इमाइल डर्खाइम कंसीडर द फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन दैट प्रमोट मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है, ये तो गलत लिख दिया है। ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी तो सिंपल सोसाइटी में होता है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थोड़ी ना होता है, तो थर्ड वाला तो गलत हो जाएगा इस हिसाब से, तो पहला तो गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट, लेवी स्टोरस सॉ किनशिप एज रूटेड इन द exchange of women between groups and forming alliance, and definitely it is right because he was talking about alliance. okay, कोई जुड़ना चाह रहा है, अच्छा शायद जैस्मीन ही होंगी। हाँ, तो हाँ, जैसे मैं बता ही रहा था कि लेवी स्टोरस अलायंस थ्योरी देते हैं, और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ वुमन का एक्सचेंज होता है, जिससे एक नातेदारी व्यवस्था बनती है, सामाजिक स्ट्रक्चर बनता है, सोशल स्ट्रक्चर बनता है। फिफ्थ वाला गलत है, एम एन श्रीनिवासन फोकस्ड ऑन द किनशिप सिस्टम इन ट्रिबल सोसाइटीज बट डिड नॉट एड्रेस कास्ट फैमिली सिस्टम, ये गलत हो जाता है सीधे सीधे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। एक तरीके से ये मॉक टेस्ट वही मैं कहना चाहूंगा कि आपके हर सोशलॉजी के कंसेप्ट को छू करके आपको टेस्ट कर रहा है, और आप खुद इसको अपने अनुसार आंक सकते हैं कि अभी आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है कौन से कंसेप्ट को, क्योंकि आप मतलब जितना भी पढ़े हो पहले से, आपके पास जो भी स्टॉक ऑफ नॉलेज है वो तो है ही, उसी से आप आंसर कर पा रहे हो, लेकिन उसमें भी क्या हाँ, जैस्मीन आप कुछ सर कहना मैं ये चाहते? कह रही हूँ कि ये जो मॉक टेस्ट है इसको कंटिन्यू रखिएगा। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, आप लोग, वही मैं शुरुआत में कहा था, आप लोग आए नहीं थे। देखिए, तान्या रेगुलर रहती हैं, और तान्या जो है एकदम करेक्ट टाइम पे जुड़ जाती हैं, ऐसे ही पंक्चुअल थोड़ा से हाँ, सर रमजान शुरू हो गया है, नमाज अच्छा लगे हाँ, हाँ, नहीं नहीं, चलिए ठीक है, वैसे कोशिश करिए, लेकिन हाँ, अच्छा, मैं तो समझ सकता हूँ। और जैसे वो शिवांगी जी भी जुड़े हैं, और सारिका जैसे जुड़े हैं, मतलब अच्छे से जैसे जल्दी करें, तो अभी बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, मैंने जैसे बताया था, अभी 10 मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, तो क्वेश्चंस बहुत करने हैं। और क्वेश्चंस देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जल्दी में सब मतलब भाग दौड़ में कर डालें भाई, यहाँ पे गलत हो रहा है तो उसको समझते भी हैं, आपस में डिस्कस भी करते हैं, थोड़ा से देखते भी हैं कि अच्छा ये वाला गलत इसने दिया है या हम गलत हैं, थोड़ा सा एनालिसिस भी करते हैं, तो उसमें थोड़ा समय भी लग जाता है, और ऐसा जरूरी भी है, वरना फिर क्या है, मतलब आप अपने आप खुद भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस तो कर ही रहे होंगे। यहाँ पे आने का एक मतलब फायदा ये होता है कि शिवांगी जी कोई आंसर ऑप्शन चूज कर रही हैं, आप खुद चूज कर रहे हैं, तो उससे क्या पता चलता है आपको, अच्छा शायद मैंने ये नहीं पढ़ा है, या मेरा ये वीक पॉइंट है, या मैं अच्छा ठीक है मुझे पता चला इसके बारे में, है ना, वही चीज होती है। बाकी चीजें अभी देखिए, आपको बताऊं, पूजा जो मैम है, जो हम बुला भी चुके हैं, आप लोग ने तो बात भी करी है उनसे, वो भी अब नेट करना चाह रही हैं। नेट वो कर नहीं पाई थी, क्योंकि जैसे मेरे साथ तो वो बहुत साल पहले से जुड़ी हुई हैं,
बट ऐसा हुआ था कि जब मैं और वो तैयारी करते थे तो हमारी जो शुरुआत हुई थी वो यूपीएससी की तैयारी के दौरान हुई थी। लेकिन खैर यूपीएससी तो एक जस्ट एक वो था, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, मैं भी कर रहा था। और उसी दौरान जैसे कनेक्शन हुआ था और फिर ऐसा हुआ कि मैं तो इधर क्योंकि नौकरी पाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मैंने आपको बताया ही है, तो इसलिए मैं नेट की तरफ आ गया। वो भी मतलब उनका भी मेन वही मोटिव था और उसी के थ्रू कनेक्शन हमारा हो पाया था। लेकिन वो नेट इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि उनकी शादी हो गई थी उसी वक्त, ठीक है, और जिस वजह से उसके बाद वो ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन एक चीज थी कि वो ऑलरेडी पहले से ही पीजीटी टीचर थी सोशियोलॉजी की, तो अभी भी वो टीचर हैं। तो मतलब देखिए वो भी ज्वाइन करना चाह रही हैं क्योंकि उनके पास वैसे तो नॉलेज है, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं और वो भी, लेकिन एक माहौल नहीं बता रही थी मिल पा रहा है मुझे। मुझे भी एक ऐसा चाहिए कि मतलब लोगों के बीच में जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मिल करके मैं थोड़ा से खुल के डिस्कस कर पाऊँ या मतलब थोड़ी सी चीज़ें साथ में करें। तो मैंने उनको फिर बताया कि आप आ सकती हैं हमारे ग्रुप में, हम करते हैं साथ में। तो अभी देखिए शायद वो बता रही थी कि वो टेलीग्राम यूज नहीं करती हैं, तो अभी शायद एप्लीकेशन इंस्टॉल करके शायद फिर ज्वाइन वाइन करें। जिस भी दिन मैंने कहा जब आपकी मर्जी हो आप आ सकती हैं। तो ऐसा है, ठीक है, तो हो सकता है वो भी ज्वाइन करें अब जैसा। तो हम लोग जितना ज्यादा साथ में ये चीजें करेंगे तो जल्दी भी हो जाएंगी, ज्यादा भी हो जाएंगी और काम भी करेंगी। सारिका के नंबर सोशियोलॉजी में अच्छे हैं, नो डाउट, और उसका कारण यही सब है, साथ में प्रैक्टिस, साथ में मॉक टेस्ट करना, साथ में क्वेश्चंस को करना। क्योंकि वहां पे उसके क्वेश्चंस कम गलत हुए हैं, उसके क्वेश्चन तो खैर पेपर 1 की वजह से गड़बड़ हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यही वही मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, लास्ट टाइम मेहनत करेंगे तो फिर उतने ही नंबर बन पाएंगे, फिर वो कम रह जाएंगे, मतलब आप कट ऑफ से हो सकता है पीछे रह जाएं। तो शुरुआत से मेहनत अभी जब कर ही रहे हैं तो उसको रेगुलरिटी में बना के करें। मतलब कुछ घंटे अपने दिनचर्या में बनाए रखें कि इतने घंटे तो मुझे पढ़ना ही है, अपने पढ़ाई में ही देने हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चीज आप बनाए रखें, बस देखिए आपके नंबर डेफिनेटली आएंगे अच्छे, और कोई इसको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो यहीं पे इस सेशन को आज हम वाइंड मतलब इसको स्टॉप करते हैं। और कल जो है हम क्या करेंगे, कल हाँ, मैं कुछ बताना चाह रहा था आप लोगों को। देखिए अगर मुझे, मैं वो फ्लैश कार्ड बना रहा हूँ, अगर कंप्लीट हो गए तो मैं आपको सेंड करूंगा यूपी वाले, और फिर यूपी वाला कर लेंगे, ठीक है। और कोई चीज मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ अभी, मुझे अभी कल नहीं आ रही। कल ही वाला मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दीजिए, शायद इसमें 128 129 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, 10-15 क्वेश्चन रह गए हैं इसके बस। हाँ क्वेश्चन तो बहुत कम रह गए हैं, ज्यादा नहीं रह गए ये हैं। वाला मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा मतलब इस वीक में, तो फिर न्यू वीक में न्यू मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर फ्लैश कार्ड कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो कल इस क्वेश्चंस को ही कर लो आप जितने बचे हैं, ठीक है। हाँ तो ये कल क्वेश्चंस पूरे करके ये मॉक टेस्ट ओवर कर देते हैं, और कल तक हाँ मैं थोड़े से फ्लैश कार्ड भी बना दूंगा, तो कल आपको वो फ्लैश कार्ड भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। हाँ तो वो यूपी वाले हैं, यूपी वाले जो स्टैटिक नॉलेज है वो बना रहा हूँ, थोड़ा से पढ़ लीजिए, वैसे ज्यादा क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं यूपी बैकग्राउंड से, मतलब 3 ही 4 क्वेश्चन मुश्किल से बन पा रहे हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं तो। तो वो 3-4 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ लेकिन वो भाई मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आप 3 4 आ रहे हैं तो छोड़ देंगे, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन आने हैं, अब उसमें 2 2 3 3 क्वेश्चन आप सही करेंगे तभी तो आप कुछ हद तक पहुंच पाएंगे। आप ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि हम 3
मतलब आ रहे हैं या 4 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं। सबसे टेंशन करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स बहुत सारा है, उसमें से हम नहीं कह सकते कि कहाँ से कौन सा वो क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, वो बात तो सही है और हम उसको देखिए कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से कवर अप करने की, बट देखते हैं करंट अफेयर को कैसे कवर अप करना। उसमें बहुत सारा डाटा होता है, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, करंट अफेयर में आपका सबसे बेहतर काम करेगा ये फ्लैश कार्ड, क्योंकि इसमें फैक्ट ही पूछे जाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसको बनाऊंगा, बट उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर अभी पिछले महीनों के देखने पड़ेंगे और कुछ इसके लिए एक अच्छी बुकलेट देखनी पड़ेगी कि कौन सी बुकलेट सही रहेगी प्रोस्पेक्टिव असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखना पड़ेगा, उसको तो समय लगेगा, क्योंकि इसमें काफी, जैसे मान के चलो आप उसमें 100% जो डाटा रहता है उसमें छानते हुए डाटा को 90%, मतलब 100 से एकदम बहुत छान करके 10% करना पड़ता है। ठीक है, 90% उसमें डाटा बेकार रहता है। मैं आपको बताऊं, कोई भी आप बुकलेट ले आइए, 90% डाटा फालतू का रहता है। स्पीडी हाँ, के नोट्स पढ़ लो, दृष्टि आईएएस आती है मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए, पर वो काफी मोटी मोटी रहती है, तो नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं बनता है। वो सब चाहो तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास रहती भी है, मोस्टली बच्चे खरीद लेते हैं, बस वो रखी रह जाती है। ऐसे नहीं काम बनता है। इसमें एक स्ट्रेटजी करंट अफेयर में ये काम करती है कि आप की स्टैटिक नॉलेज कितनी अच्छी है। स्टैटिक का मतलब आप कितना सही से जानते हो भारतीय समाज को, भारत को जानते हो, पॉलिटी पढ़ी है थोड़ी थोड़ी, हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ा, तब जब करंट अफेयर पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा अच्छा ये पूछने के ज्यादा चांसेस है। ऐसे काम बनता है, हर चीज थोड़ी ना वहां पूछ लेगा। अब इतना डाटा है, इतना डाटा है कि आप मतलब अगर पढ़ने जाओगे तो पढ़ ही नहीं सकते, उसमें से आपको छटनी करनी पड़ती है। और जब छाटते छाटते, मैंने कहा ना ना मैं, मतलब ये कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने भी करंट अफेयर काफी पढ़ा भी है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जानता भी हूँ जो करंट अफेयर में काफी महारत हासिल कर चुके हैं और पीसीएस का मेंस भी लिख चुके हैं। वही मुझे बताते हैं कि 100% में से 90% जो होता है वो फालतू का रहता है, 10% होता है वो ढूंढने की बात होती है। हम उसी को पढ़ करके ढूंढते हैं कि इतना परसेंट डाटा आने के चांसेस है, और उसी में से आता भी है। क्यों, तो देखिए मैं और भी स्टूडेंट से फाइंड आउट करूंगा, यूपी पीसीएस के कुछ बच्चों से जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो वही सेम है, उसमें तो डिफरेंस है नहीं। देखूंगा उन लोगों ने काफी महीनों से जो पढ़ाई कर रखी है, तो हमें कुछ वहां से मदद मिल जाएगी, क्योंकि हमें ज्यादा छाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो बच्चे हमको बता देंगे कि कितना चांसेस है इस वाले क्वेश्चंस के आने का। तो वहां से मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी हेल्प लेने की। ठीक है, तो खैर अभी तो हम इसको मॉक टेस्ट को कल करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच।